हमारे साथ अली ज़ोहार हैं। आप रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ के कम्युनिटी यूथ लीडर भी हैं। अगर आप हमें डिटेल दे पाते, एक तो यहाँ पे कैंप कब लगा, कितनी फैमिलीज़ रह रहे थे, कितने लोग अफेक्ट हुए हैं इस फायर से? यहाँ पे एक्चुअली 55 फैमिलीज़ है जो 2018 अप्रैल में हमारा जो कैंप था वो जल गया था। वो अभी पास में है, एक्चुअली 100 मीटर दूरी में है, जो ज़कात फाउंडेशन का ज़मीन में था। तो 2018 में भी पूरा कैंप जल के राख हो गई थी, सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी जल गया था लोगों का। उसी दौरान इस जगह में टेम्पररी जो है टेंट बना के बसाया गया था, और वो टेम्पररी अभी तक परमानेंट नहीं हो पाया। येट अगेन हम लोग ये ऐसा हॉरिफिक इंसिडेंट दोबारा देख रहे हैं। इस तरह की आग में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों से हमने बात की, वो कह रहे हैं हम कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाए हैं ना। वो चाहे पैसा हो, सामान हो, किताबें हों, कपड़े हों। बहुत लोगों ने अपने कपड़ों के बैग उठा के तो बाहर चले गए। ऐसी आग में क्या आप ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे, तो क्या कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं वो डॉक्यूमेंट, और उसको दोबारा बनाना कितना मुश्किल होता है, ये अगर थोड़ा समझा पाते हैं। देखिए, यहाँ पे सब लोगों के पास तो UNHCR इशूड रिफ्यूजी कार्ड्स है, और लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन जो बर्मा से कैरी किया ऐसा डॉक्यूमेंट्स भी है। तो दो तरह के डॉक्यूमेंट्स, जो UNHCR का डॉक्यूमेंट्स है वो तो खैर हम लोग रिक्वेस्ट करके करेंगे तो वो लोग रीइशू कर देंगे। बट जो डॉक्यूमेंटेशन हम बर्मा से कैरी किया वो रिप्रोड्यूस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये कितना मतलब सीरियस इशू है वो शायद आप इस तरह समझेंगे, जहाँ पे जिस देश में हमें मतलब बाहर के लोग बोल के जेनोसाइड किया है, उस देश का जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रूफ है वो भी अगर यहाँ पे आके जल जाते हैं तो हमारे पास ये मतलब एक और एडिशनल लेयर ऑफ फियर आ जाते कि जहाँ पे हमें बाहर के बोला जा रहा है वहाँ हम अभी दोबारा कैसे प्रूव करेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट जब जल गया कि हम वहीं के हैं, और पीसफुली दोबारा कैसे। आइडेंटिटी क्राइसिस में एक अनादर लेयर जुड़ जाता है कि आप बर्मीज़ नेशनल हैं, उसका एक लौता प्रूफ जो था वो इस तरह की आग में जब जल के खाक हो जाता है, तो वो आइडेंटिटी प्रूव करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आपके लिए एक तरह का चैलेंज हो जाता है। जी जी बिल्कुल, ये डॉक्यूमेंट्स रिप्रोड्यूस कराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि म्यांमार गवर्नमेंट इसके लिए बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगे। इनफैक्ट वो लोग चाहते हैं हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन लोगों ने चाल करके जो हमारे पास ब्रिटिश के दौरान का भी डॉक्यूमेंट्स था वो सब उन्होंने जो है छीन लिया, उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट दिया, वो छीन के दूसरा डॉक्यूमेंट दिया। ऐसा करके हमें पूरा एक स्टेटलेस, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेटलेस कम्युनिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो इस हालत में तो सवाल नहीं उठता, लोगों के पास जो बर्मा से डॉक्यूमेंटेशन है वो रिप्रोड्यूस बर्मा करने के लिए कोऑपरेट करेंगे। एक चीज़ और बताइए अली, अभी रिहैबिलिटेशन का क्या प्रोसेस रहेगा? आपने बताया 18 में आग लगी थी, वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ पे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लोगों के जल गए हैं। अब यहाँ से रिहैबिलिटेशन का कितना लंबा प्रोसेस होने वाला है और वो कैसे होगा? क्या उसमें स्टेट, यहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो हेल्प करती हैं, या आप लोगों को खुद स्क्रैच से सब कुछ शुरू करना पड़ता है? 2018 में जब जल गया था तब से एक्चुअली रिहैबिलिटेशन अभी तक नहीं हुआ, एंड अगेन हम लोग ऐसा इंसिडेंट दोबारा देख रहे हैं। तो ऐसे अभी तो काफ़ी सारे लोग आए हैं, पानी वानी दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, राशन वगैरह देने के लिए बातचीत कर रहे हैं, दोबारा शेल्टर बिल्ड करने के लिए बात किया जा रहा है। क्या आखिर यही है हमारे लिए सोल्यूशन? नहीं, ये एक्चुअली ऐसा सोल्यूशन है जिसमें दोबारा ऐसा सिमिलर रिस्क वेट कर रहा है। तो मैं एक्चुअली सब लोगों को इंक्लूडिंग UNHCR एंड अथॉरिटीज़ के जितना लोगों से मैं बात कर पा रहा हूँ उनको मैं यही बोल रहा हूँ, हमारे लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाले, एटलीस्ट तब तक के लिए जब तक हम पीसफुली अपना देश में वापस चले जाने का हमारे देश कंड्यूसिव नहीं हो जाते, तब तक के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन निकाले जहाँ पे हमें ऐसा दोबारा इंसिडेंट के लिए वेट करना ना पड़े, जहाँ पे आपको आके पानी वो ये औरतों का क्या है क्या नहीं है वो सब दोबारा देखना ना पड़े, आपको भी चिंता जाहिर करना ना पड़े। एटलीस्ट लेट्स फाइंड आउट ए सोल्यूशन। व्हाट कुड बी दैट सोल्यूशन? वो सोल्यूशन क्या है आपके दिमाग में? वो सोल्यूशन एक्चुअली कैम लाइक सिचुएशन नहीं है, ये ज़िंदगी नहीं है, ये लाइफ नहीं है। यहाँ पे बच्चों का पढ़ाई नहीं है, यहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी लेके पानी, हाइजीन कंडीशन, टॉयलेट, बाथरूम,
कुछ प्रॉपर नहीं है। आप इस हालत में बच्चों का हालत कैसे गुजर रही होगी ऐसे कैंप कंडीशन में, औरतों का हालत कैसे गुजर रही होगी, ख़ास करके जो बुज़ुर्ग लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनका हालत क्या गुजर रही होगी आप इमेजिन कर सकते। पूरा कम्युनिटी के लिए 4 टॉयलेट है, औरतों के लिए 2 और मर्दों के लिए 2। यहाँ पे लगभग 230 लोग रहते हैं। 230 लोग अगर 4 टॉयलेट का शेयरिंग कर रहे हैं पेंडेमिक का हालत में, आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते कितना बड़ा रिस्क में, कांस्टेंट फियर में हम जी रहे हैं डेली। तो उसी हालत में जहाँ पे हमारे लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते थे, पेंडेमिक की वजह से वो सब बंद हो गया, लोग इकोनॉमिकल ट्रोमा से गुज़र रहे हैं। उस हालत में अगर ऐसे इंसिडेंट अखर होते हैं तो ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ बर्डन, मेंटली बर्डन है हमारे बच्चों के ऊपर। 2018 में जो बच्चे 2-3 साल का थे, उन लोगों ने वो हॉरिफिक इंसिडेंट एक्सपीरियंस किया, औरतों ने एक्सपीरियंस किया। वो चीज़ें हमारे अभी भी ख्वाब में, मेरे सपने में आते हैं। मैं एक्चुअली जब फायर इंसिडेंट हुआ था 2018 में, मैं घर के अंदर था, बाहर से लॉक था। मेरे फादर अगर वो खोल नहीं देते शायद मैं आपके सामने आज ऐसे खड़ा नहीं होता। मेरा हो सकता है हाथ जल गया होता, पैर जल गया होता, या तो मैं मर गया होता। तो लेकिन फॉर्चुनेटली उसमें से सर्वाइव कर लिया हमने। बट वो जो ट्रोमा है वो हम डेली कैरी करते हैं। यहाँ पे 4 लोग हर रात पहरा देते हैं इस फेयर में, कोई आके यहाँ पे कोई हमला ना बोल दे, कोई आके ऐसे फायर इंसिडेंट ना करा। कांस्टेंट फियर में ज़िंदगी कट रही है। और इसका आपको क्या लगता है सोल्यूशन वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के ही थ्रू होगा, या इंडियन स्टेट में भी लगता है कि मतलब चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके तरफ से भी कुछ सोल्यूशन हो सकता है आप लोगों के लिए? क्योंकि आप मतलब इतने समय से यहाँ रह रहे हैं, अब आप भारत के भी पॉलिटिकल नुआंसेस को समझते होंगे, है ना? तो उसमें किन पार्टियों के लिए क्या कंपल्शंस हैं और क्या पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो चीज़ों का भी अब अंडरस्टैंडिंग तो आपको हो ही गया होगा। तो ऐसे सिचुएशन में किस तरफ से लगता है वो सोल्यूशन जो आप कह रहे हैं, परमानेंट सोल्यूशन जिसकी तरफ आप इंडिकेट कर रहे हो, आपको होप किससे है? क्या वो सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी से है, या एक उम्मीद भी है कि इंडियन स्टेट और इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ भी थोड़ा आपके लिए स्पेस क्रिएट करें? देखिए, हम जान बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं, वो बात तो पूरा दुनिया को पता है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो यहाँ पे हम इस होप से नहीं आए कि हम यहाँ पे परमानेंटली बस जाएंगे, लेकिन इस होप से ज़रूर आए हैं कि हम यहाँ पे जब तक के लिए रहे तब तक हम इंसानी ज़िंदगी करके अपने देश में वापस जा सके, या तो एक परमानेंट सोल्यूशन हमारे लिए निकालें। तो रेफ्यूजीज़ के लिए इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक और इंसानियत के मुताबिक जो देश में रेफ्यूजीज़ आया है उस देश का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनको इंसानियत के नाते सहारा दे और इंसानी सहारा दे, इंसानी जैसा एक ज़िंदगी गुजार सके, उनके बच्चे को एजुकेशन मिले, वो कमा के खा सकते हैं, ऐसा ज़िंदगी मिले। तो ये तो देखिए यहाँ का लोकल अथॉरिटी के ऊपर जाते हैं कि हमें एक इंसानी ज़िंदगी फैसिलिटेट करना। हम एक्चुअली बर्डन नहीं है, बनना भी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं जहाँ पे हम आए हैं वहाँ पे कंट्रीब्यूट करें। हमारे पास भी टैलेंट है जो हम यहाँ के सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करके नाम बना के अपने देश में अगर चले जाते हैं, तब यहाँ के लोग रोए कि हाँ, ये लोग यहाँ पे आए थे, हमारे साथ इतना अच्छा से रहे और हमारे सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया। बट वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ग्रे एरिया बन के रह गया इन ए कंट्री विच इज़ known for the as a largest democracy in the world। So मुझे लगता है हिंदुस्तान को इसका जो इंसानियत है उसको थोड़ा और मतलब एक्सटेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं। और कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम यहाँ बस जाने के लिए आए, ये बिल्कुल नहीं है। तो हमारा गुजारिश ये है जब तक हम यहाँ पे रहते हैं हमें इंसानी ज़िंदगी मिले और हम वापस सुकून से जाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट हमें हेल्प करे। तो एडिशनली अगर वो चीज़ें नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी हम इंडिया के लिए बर्डन नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को गुजारिश करते हैं कि
जहाँ पे हमें एक इंसानी ज़िंदगी मिले वहाँ पे हमें मतलब रिहेबिलिटेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट फैसिलिटेट करें। ओके, थैंक यू। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।